हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम या ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का नागरिकता पर अरस्तू के विचार के बारे में बताइए। नागरिकता पर अरस्तू ने अपने कुछ थॉट्स दिए हैं, उसको हमें अच्छे से कवर करना है क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के लिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है। जो वीडियो का जो पार्ट हुआ हमारा वो 13 है, यानी 13वां पार्ट है, और ये DU, इग्नू, सोल में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्यों ना फ्रेंड्स हम इसे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छे से इसे लिख सकें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नागरिकता पर अरस्तू के विचार। अरस्तू को राजनीति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अरस्तू प्राचीन यूनानियों के एक क्या थे? महान विचारक थे या एक दार्शनिक थे। अरस्तू ने यूनान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विचार दिए थे। उन्होंने बताया कि राज्य, न्याय, नागरिकता आदि विषयों पर अरस्तू के विचारों को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो अरस्तू थे उन्होंने राज्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने विचार दिए, न्याय के ऊपर, नागरिकता के ऊपर। इसलिए अगर देखा जाए तो राजनीति का जो जनक है, कहीं ना कहीं अरस्तू को माना जाता है। अरस्तू पहले विचारक थे जिसने नागरिकता पर अपने विचार दिए थे। तो प्यारे मित्रों, बने रहें आप, इस वीडियो को आप देखते रहें और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अरस्तू के अनुसार जिस तरह कोई वस्तु अनेक चीजों के मिलने से बनती है, अरस्तू ने कहा कि भाई जिस तरह से कोई वस्तु अनेक चीजों से मिलने से बनती है, उसी तरह नागरिकों के मिलने से एक क्या बनता है? राज्य बनता है। नागरिक यानी जो जनता है, यानी जो नागरिक है, जब उन नागरिकों का जो समूह बनेगा धीरे धीरे, तो क्या बनेगा? राज्य बनेगा। लेकिन नागरिक है कौन? नागरिकता का क्या मतलब होता है? इसके बारे में लोगों के विचार बहुत सारे अलग अलग हैं। इन तथ्यों को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में नागरिक है, तो ये जरूरी नहीं कि वह गुट तंत्र के अंदर, सैनिक शासन के अंदर, राजतंत्र में भी क्या नागरिक हो। ऐसा नहीं माना जाता। इसलिए नागरिकता का अर्थ होता है, यानी हम बात कर रहे हैं कि इसलिए नागरिकता का अर्थ अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग माना जाता है। कुछ लोग नागरिकता को अलग तरीके से देखते हैं, कुछ लोगों का तरीका ही अलग होता है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि अरस्तू के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का निवासी है, अरस्तू ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, वो राज्य का निवासी है, तो उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राज्य के अंदर तो दूसरे राज्य के नागरिक और दास भी रहते हैं। अगर देखा जाए कि राज्य के अंदर दूसरे राज्य के नागरिक प्लस दास भी रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दूसरों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, तो उसे भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि मुकदमा चलाने का अधिकार तो संधि या समझौते से मिल सकता है। इसी तरह किसी स्थान विशेष पर रहने वाले व्यक्ति को भी नागरिकता नहीं इसी तरह किसी स्थान विशेष पर रहने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं कहा जा सकता है। इस तरह अरस्तू ने हमें बताया है कि नागरिक और निवासी में बहुत बड़ा फर्क होता है। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है। तो सबसे पहले अरस्तू हमें बताते हैं कि नागरिक कौन नहीं है। अरस्तू के अनुसार नागरिकता किसी स्थान पर रहने से नहीं आ सकती। अगर ऐसा होता तो विदेशी दास भी क्या है? नागरिक समझे जाते, और कानूनी अधिकार से भी नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि कानूनी अधिकार तो संधि या समझौते से किसी को भी मिल सकते हैं। राज्य से निकाले गए या मताधिकार से वंचित किए गए लोगों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता है। अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों से उसको निकाल दिया जाए, तो क्या वो नागरिक माना जा सकता? नहीं, उसे नागरिक नहीं कहा जा सकता। बच्चे जिनकी उम्र कम है, इसलिए उनका नाम नागरिक सूची में नहीं है, तो इसलिए उन्हें भी क्या नागरिक नहीं माना जा सकता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बूढ़े जिनकी उम्र ज्यादा है, उन्हें नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया है, उन्हें भी नागरिकता नहीं कहा जा सकता।
इसी तरह से उन लोगों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता नागरिक थे या जिसने उसी राज्य में जन्म लिया, क्योंकि नागरिकता किसी स्थान पर जन्म लेने से नहीं मिल सकती। इस तरह आज अरस्तु ने हमें बताया है कि कोई भी नागरिक नहीं है, ना बच्चे नागरिक हैं, ना बूढ़े नागरिक हैं और ना विदेशी नागरिक है, ना निवासी नागरिक है, ना दास नागरिक है। अरस्तु ने नागरिकता के निर्धारण के लिए जन्म स्थान, निवास और कानूनी अधिकारों को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जो व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है उसे जन्म से ही क्या उस देश की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन कानूनी अधिकारों के तहत मिलती है, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। कानूनी अधिकारों को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि उस देश में जन्मा है, जिस भूमि पर वो जन्मा है, क्या उस देश में उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए उसे। अब ये सवाल पैदा होता है कि नागरिक आखिर है कौन? इसके बारे में अरस्तु ने हमें साफ साफ बताया कि नागरिक वह व्यक्ति जो कानून बनाता और न्याय प्रशासन में भाग लेता है। अरस्तु ने यूनान की परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार दिए थे। अरस्तु के दौर में यूनान में उस समय जनसंख्या बहुत ही कम थी, इसलिए सभी नागरिक एक जगह पर इकट्ठा हो जाते थे और मिलकर कानून बनाते थे और न्याय भी करते थे। इस तरह विदेशी निवासी, बच्चे, बूढ़े, दास, महिलाएं और कानूनी अधिकार प्राप्त व्यक्ति ना तो कानून बनाते और ना ही वो न्याय करते हैं। इसलिए अरस्तु ने उन सभी को नागरिक नहीं माना। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु के अनुसार नागरिक की परिभाषा। एक नागरिक उस तरह के गुण को युक्त करता है या बताता है कि जिस तरह नाव को अच्छी तरह चलाने के लिए नाविक के अंदर कुछ विशेष गुण होने चाहिए, ठीक उसी तरीके से राज्य को चलाने के लिए नागरिकों के अंदर भी कुछ अच्छे गुण होने चाहिए। जैसे एक ड्राइवर होता है, अगर ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी, अगर ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। उस वक्त गाड़ी नहीं थी, उस वक्त क्या था? नाव था, यानी उस वक्त नाव चलती थी। इसलिए अरस्तु ने नागरिक की तुलना नाव का इस्तेमाल से किया। नाव को चलाने के लिए नाविक अच्छे होने चाहिए, ठीक राज्य को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक नागरिक चाहिए जिसमें अच्छे गुण होने चाहिए। नागरिकों के गुण। अब नागरिकों के अच्छे गुण कौन से हैं? नागरिक संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, अपने कर्तव्य का वो पालन करता है ईमानदारी के साथ, और न्याय प्रदान करते समय निष्पक्ष रहता है या निष्पक्ष रहता हो। सिद्धांत की आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना की गई है कि अरस्तु ने नागरिकता के सिद्धांत की आलोचना भी की जा सकती है। अरस्तु का नागरिकता का जो सिद्धांत है उसी को ध्यान में आपको सुनना और समझना है। वह आज के लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि अगर आज अरस्तु के विचारों को हम अपनाते हैं, मुट्ठी भर ही लोगों को नागरिकता मिल सकती है। अगर हम अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत को अपनाते हैं तो अरस्तु सिर्फ बड़े बड़े मंत्रियों को भी नागरिकता मिलेगी या फिर जजों को ही नागरिकता मिलेगी, ये अरस्तु कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। अरस्तु ने महिलाओं को भी नागरिकता नहीं दी, जबकि महिलाओं के अंदर योग्यता होती है। बूढ़ों को भी नहीं, जबकि बूढ़ों के पास बहुत तजुर्बा होता है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। अरस्तु दास को भी नागरिकता नहीं देता, जिससे भेदभाव को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से अरस्तु के विचार हैं वह आज के लोकतांत्रिक देशों में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि अरस्तु की जो विचार है आज के मौजूदा समय में उसको लागू नहीं किया जा सकता, अमल नहीं किया जा सकता। लेकिन उस परिस्थिति के हिसाब से, यानी यूनान की परिस्थितियों के हिसाब से आज भी विचारहीन है।
तो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा होगा और पढ़ा भी होगा। तो आप अपने नोटबुक में इसे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रहे हैं और आप अपने एग्ज़ाम में यही बातें अगर लिखते हैं तो मार्क्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।